हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मुझे मालूम है आप सब मस्त होंगे क्योंकि पीजीबीपी का एक हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया है, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड। और अब हम आ रहे हैं दूसरे पोर्शन पे, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड, जो खर्चे डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। और मैंने स्टार्ट करते समय ही पीजीबीपी आपको बताया था कि ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है देन द फर्स्ट पोर्शन, एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए जहां तक इसे आसान बना सकूं बनाऊंगा। एंड बिलीव मी, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको मजा आएगा और बहुत इन डेप्थ थॉरली आप इन प्रोविजंस को भी समझ जाएंगे। सबसे पहले जो हमें यहां पे सीखना है वो है टीडीएस की नॉन कंप्लायंस पे खर्चों का डिसअलाउ होना। टीडीएस की नॉन कंप्लायंस, तो टीडीएस क्या है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जो इनकम का सोर्स है, जो इनकम की ओरिजिनेशन है, वहीं पे उसका टैक्स काट लिया जाए। मतलब जब मैं किसी को इनकम दे रहा हूं तो वही तो इनकम ओरिजिनेट हो रही है सामने वाले के लिए। तो सरकार मुझसे कहती है, राज अग्रवाल तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम एक प्रोफेशनल हो, तुम्हारे पास पीजीबीपी की इनकम आती है। हमने कहा हाँ। तो फिर पूछती है, तुम बहुत सारे खर्चे ऐसे करते होगे जो सामने वाले के लिए इनकम है, बहुत सारे खर्चे ऐसे करते होगे जो जिसे आप दे रहे हो उसके लिए इनकम है। मैंने कहा हाँ, मैं किराया देता हूं तो सामने वाले की इनकम है, मैं ब्याज देता हूं सामने वाले की इनकम है, मैं सैलरी देता हूं वो भी सामने वाले की इनकम है, मैं कर रहा हूं ऐसे खर्चे जो सामने वाले के लिए इनकम है। राइट, तो गवर्नमेंट कहती है तो आप ही ओरिजिनेशन हो इनकम की, सोर्स हो और इनकम की। तो आप एक काम करो, सामने वाला पता नहीं मुझे टैक्स देगा कि नहीं, आप एक काम करो, उसकी इनकम से टैक्स काट के मुझे हाथों हाथ जमा कर दो और बैलेंस इनकम उसको पकड़ा दो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रेट ऑफ टैक्स हम लोग को नहीं मालूम है, रेट ऑफ टीडीएस हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि रेट ऑफ टीडीएस 10% है। तो सरकार हमसे कहती है कि भाई सामने वाले को किराया 1 लाख रुपए देना है, 1 लाख मत दो, उसे 90,000 रुपए दो, 10% उसका टीडीएस काटो, 10,000 रुपया हुआ 1 लाख पे, और 10,000 हमें जमा कर दो, सरकार कह रही है। और उसको वो 10,000 रुपए की रसीद पकड़ा दो भाई, मतलब उसका 10,000 रुपया टैक्स जमा हो गया है, 90,000 रुपया उसको मिल गया। अब वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करेगा ना, तो वो 10,000 रुपया जो टैक्स मैंने जमा किया था वो क्लेम कर लेगा उसमें। भाई वो उसकी जो भी इनकम आती है उस पर टैक्स निकालेगा और जितना मैंने टीडीएस काटा है उसको एडजस्ट कर लेगा। आप ऐसे समझ लीजिए उसका टैक्स है जो उसने ना जमा करके हमने जमा कर दिया है। राइट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार उन्हें दे देती है जिसके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आ रही है, यानी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है। अगर हम ऐसा ना करें तो सरकार कह रही है वो जो खर्चा तुमने किया है, कौन सा, किराए वाला, उसमें कुछ डिसअलाउंस कर देंगे। यानी अब क्या होगा, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। तो इससे बेहतर तो क्या है कि मैं इसे कंप्लाई करूं, मैं टैक्स काटूं उसका और सरकार को जमा कर दूं। राइट, तो सबसे पहले जो सेक्शन देखने वाले हैं वो सेक्शन यही है कि अगर आप टीडीएस की नॉन कंप्लायंस करते हैं, ठीक है, टीडीएस की नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या हुआ, फिर से रिपीट करता हूं, टीडीएस को काटना होता है और जमा करना होता है। ठीक है, अगर हमने टीडीएस नहीं काटा या हमने टीडीएस जमा नहीं किया तो ये कुछ नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। और ऐसे में जिस खर्चे पे मैंने टीडीएस नहीं काटा, नहीं जमा किया सरकार को, उस खर्चे में सरकार कुछ डिसअलाउंस कर देगी। राइट, अब कुछ क्यों कह रहा हूं मैं, तो इसको भी डिटेल में समझते हैं। अलग अलग सेक्शन हैं जिनमें बताया जाएगा कि नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट करते हो, आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हो, तो आपका पूरा खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हो इन इंडिया और टीडीएस वगैरह की नॉन कंप्लायंस कर देते हो तो 30% डिसअलाउ करेंगे। जैसे मैंने आपको किराया दिया था 1 लाख रुपया, टीडीएस मान लीजिए मैंने नहीं काटा, नहीं जमा किया, तो 1 लाख का 30%, 30,000 रुपए का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। यानी रेंट का खर्चा 70,000 ही माना जाएगा, लेकिन हालांकि मैंने पीएल में तो रेंट 1 लाख चार्ज किया होगा, तो 30,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें 30,000 एड बैक किया जाएगा। डिसअलाउ होने का मतलब होता है इनकम को बढ़ा दिया जाता है, खर्चा वापस से एड बैक कर दिया जाता है, जो खर्चा आप ऑलरेडी चार्ज किए उसे एड बैक कर दिया जाएगा। तो खर्चा किराए का था 1 लाख रुपए, सरकार यहाँ पे डिसअलाउंस कितना करती है मैंने बताया 30%, तो 30,000 रुपए जोड़ दिया जाएगा मेरी इनकम में। अब मेरी इनकम 30,000 रुपए से बढ़ जाएगी तो मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि मैं क्या करूं, इस लॉ को कंप्लाई करूं, मैं टीडीएस काटूं और सरकार को जमा करूं। यहां पे 3 सेक्शन आपको एक साथ समझनी है।
ठीक है, और सेक्शन याद करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में ये बताएंगे कि ये डिसअलाउ हो रहा है तो किस सेक्शन की वजह से हो रहा है ये भी आपको कोट करना पड़ेगा। तो टीडीएस से रिलेटेड जो नॉन कंप्लायंस है उसका डिसअलाउंस 3 सेक्शन में होता है। तो तीनों सेक्शन में क्या अंतर है, डिसअलाउंस किस सेक्शन में होगा, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और ये जो प्रोविजन आप 3 सेक्शंस करने जा रहे हो, इसी को पीजीबीपी का सबसे डिफिकल्ट प्रोविजन कंसिडर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपकी अलर्टनेस लेवल बहुत हाई हो जानी चाहिए, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझ जाइए कि आप एकदम इंडिया के टॉप मोस्ट समझदारों में से एक हो गए हो। डिफिकल्ट प्रोविजन है, टैक्स वैसे ही डिफिकल्ट है और उसका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोविजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो 3 सेक्शन क्या है देखिए, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंस ड्यू टू टीडीएस डिफॉल्ट। टीडीएस डिफॉल्ट की वजह से डिसअलाउंस होता है खर्चे का। 3 सेक्शन में होता है बच्चों, 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन 40A1, दूसरा होता है सेक्शन 40A1A, और तीसरा होता है सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A1, सेक्शन 40A1A, सेक्शन 40A3, पहले तो ये 3 सेक्शन याद कर लीजिए। इन 3 सेक्शन में टीडीएस डिफॉल्ट की डिसअलाउंस होती है। टीडीएस का आपने डिफॉल्ट किया तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है। 40A1 किसके लिए है? 40A1 तब है जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। हमने पेमेंट किसको की है? आउटसाइड इंडिया आप पेमेंट कर रहे हो। जब हम बोल रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो तो चाहे किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, किसी को भी। और टू अ नॉन रेजिडेंट, जब हम बोल रहे हैं टू अ नॉन रेजिडेंट तो मतलब इफ इज अ नॉन रेजिडेंट तो वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एक्सेप्ट सैलरी, आप इसे कोई भी पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वो पेमेंट कौन सी होनी चाहिए? विच इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट, विच इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट। एक बात बताइए, मैं बिजनेस करता हूं, मैं जीन्स बेचता हूं, तो मैं अपने सप्लायर से जीन्स खरीदता भी हूं, ठीक है। जब मैं सप्लायर से अपनी जीन्स खरीदूंगा तो क्या उस पे मैं टीडीएस काटूंगा? हालांकि इस पे भी अभी मैं, देखिए 100% मैं करेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूं इसका, क्योंकि इस पे भी सरकार ने बहुत नॉमिनल सा टीडीएस का प्रोविजन ले आया है बल्क डील पे, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी से परचेस करते हो तो, ताकि वो ट्रैक पे रहे, रिकॉर्ड पे रहे, बस उसके लिए। अदरवाइज एक बार के लिए उस बात को हम हटा दें तो अगर मैंने जीन्स सामने वाले से खरीदा है तो द पेमेंट विच आई एम मेकिंग इज नॉट इनकम इन हिज हैंड, इट इज सेल्स इन हिज हैंड। अब बात समझ रहे हो? जब हम किसी से 1 लाख रुपए की जीन्स खरीदते हैं और 1 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं, तो क्या वो 1 लाख रुपए सामने वाले की इनकम है? नहीं। अरे होलसेल में मैंने जीन्स खरीदा है तो 1 लाख रुपए में हो सकता है उसने 5,000 रुपए कमाया है, तो इस पे टीडीएस नहीं काटना है। जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं वो सामने वाले के लिए इनकम होती है। जैसे किसी को सैलरी दी 1 लाख रुपए, तो क्या वो उसकी इनकम है? हाँ। अगर मैंने किराया दिया 1 लाख रुपए तो क्या उसकी इनकम है? हाँ, इनकम है वो। मैंने किसी को ब्याज दिया 1 लाख रुपए, तो क्या सामने वाले के लिए इनकम है? हाँ, इनकम है। तो जब मैं किसी को इनकम देता हूं तो मैं उसका टैक्स काट लेता हूं। मैं किसी को रेवेन्यू देता हूं, सेल्स देता हूं, तो मैं टीडीएस नहीं काटता हूं, ठीक है। तो ये पेमेंट किसको हो रही है? जो सेक्शन 40A1 में के तहत डिसअलाउंस हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया, अरे आउटसाइड बस लिखे हैं क्या? आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट कर रहे हो आप। आउटसाइड इंडिया जब मैं बोल रहा हूं तो आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, वेदर रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट, तो इसका मतलब हो गया इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया। अब मैं कहता हूं कि भाई ये नॉन रेजिडेंट क्यों अलग से दोबारा पढ़ें? नॉन रेजिडेंट तो यहाँ पे है ही है, कोई भी नॉन रेजिडेंट, और आउटसाइड इंडिया क्यों दोबारा बोले? आउटसाइड इंडिया तो वैसे भी यहाँ पे कवर है ही।
तो कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए, आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट कर दो और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया पेमेंट कर दो। आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट कर दो, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया पेमेंट कर दो, ठीक है। कोई भी नॉन रेजिडेंट, कोई भी आउटसाइड इंडिया, अगर आप पेमेंट करते हो एक्सेप्ट सैलरी, तो सेक्शन 40A1 लगेगा, ठीक है। 40A1A कब लगता है? 40A1 लगता है व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू अ रेजिडेंट इन इंडिया। पेमेंट टू अ रेजिडेंट इन इंडिया, कौन सी पेमेंट? कोई भी पेमेंट, इसमें टेंशन नहीं है। पेमेंट टू अ रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि अगर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाला तो सेक्शन 40A1 था, लेकिन एक्सेप्ट सैलरी था। अगर सैलरी की पेमेंट हो रही है रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, तो कहां चला जाएगा? या आउट, मतलब यहां एक्सेप्ट सैलरी था ये वाला, अगर इन्हीं पर्सन्स को सैलरी की पेमेंट हो जाए तो कहां जाएगा? तो सेक्शन 40A3 में जाएगा। पेमेंट आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट ऑफ सैलरी। अब आपको समझ में आ रहा है किस कौन सी पेमेंट पे कौन सा सेक्शन लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम सेक्शन के अंदर घुसेंगे और आपको बताएंगे क्या डिफॉल्ट होने पे डिसअलाउ हो जाता है। तो उसके पहले आप सेक्शन सही पहचान लोगे कि नहीं? क्या एक एग्जांपल सिर्फ इसके लिए कर लें? हाँ, एक एग्जांपल लिखिए और मुझे बताइए कौन सा सेक्शन लगेगा। आप देख रहे हैं मैं कितने आराम से आपको ये करा रहा हूं। पहले तो सेक्शन कौन सा लगेगा इसकी समझ बैठ जाए, तो फिर एक एक करके तीनों सेक्शन पढ़ाएंगे। आपको इस एग्जांपल में बताना है कवर्ड बाय विच सेक्शन, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे पेमेंट कौन सी हो रही है, आप हमको सेक्शन बताएंगे, ठीक है। पहला है नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेंट की पेमेंट हो रही है। नॉन रेजिडेंट है, आउटसाइड इंडिया, रेंट की पेमेंट हो रही है। नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया कुछ भी होता तो पेमेंट कहाँ पे कवर होगा? सेक्शन 40A1 में कवर होगा। एक्सेप्ट सैलरी वाला वहां कवर होता है सेक्शन 40A1 में। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेंट की पेमेंट, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, चाहे नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करो या आउटसाइड इंडिया पेमेंट करो, रेजिडेंट चाहे आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करो या आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट कर लो, कवर कहां से होगा? अगर सैलरी का होता तो 40A3 से कवर होता है, अगर सैलरी का नहीं है तो 40A1 से कवर होता है। तो ये भी कवर होगा सेक्शन 40A1 से। रेजिडेंट इन इंडिया रेंट की पेमेंट, रेजिडेंट इन इंडिया, अब इसे कोई भी पेमेंट होता है तो कवर होता है सेक्शन 40A1A से। नॉन रेजिडेंट इन इंडिया रेंट, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया रेंट का अब बताइए। देखिए, नॉन रेजिडेंट हो या आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है, नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड, नॉन रेजिडेंट हो गया ना, अब ये कवर होगा सेक्शन 40A1 से या फिर 40A3 से। अगर अदर देन सैलरी है तो 40A1, नहीं तो 40A3 हो जाता। तो ये रेंट की पेमेंट है इसलिए 40A1 हो जाएगा। और रेजिडेंट इन इंडिया सैलरी की पेमेंट है रेजिडेंट इन इंडिया सैलरी की पेमेंट है तो भी 40A1 है। देखिए, रेजिडेंट के लिए तो एक ही सेक्शन है ना, ठीक है। अच्छा, यही पे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया और सैलरी की पेमेंट कर दी, तब कहां से कवर होगा? नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया वाली अगर पेमेंट होती है सैलरी की तो ये 40A3 से कवर होता है, सेक्शन 40A3 लग जाएगा यहां पे। अब क्लियर है आपको? ठीक है, तो इस तरीके की आप पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस काटना है। क्या करना है आपको? टीडीएस काटना है। चलिए देखिए, सेक्शन 40A1 से शुरू कर रहे हैं।
इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एसेट्रा एसेट्रा में आ जाएगा हर वो पेमेंट जो सामने वाले के लिए इनकम है, हर वो पेमेंट जो पाने वाले के लिए इनकम है। आपने कोई भी पेमेंट की जो पाने वाले के लिए इनकम है, एसेट्रा में सब कुछ कवर हो गया, सिर्फ एक चीज बच गया, सैलरी। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं एक्सेप्ट सैलरी। आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो या फिर पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट है। इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट इज द पेयर, देने वाले को, इज सपोज टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 195। अगर ये कंडीशन मीट होती है तो पेयर को, पैसा देने वाले को टीडीएस काट लेना होगा। द अमाउंट पेड इज इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एनी अदर सम अदर देन सैलरी। ये तो क्लियर है आपको। दूसरा, द एफोरसेड अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। पाने वाले के लिए ये इनकम है अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, द एफोरसेड अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द अंडर द एक्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। तीसरा, द एफोरसेड अमाउंट इज पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन, इंडिया के बाहर किसी को भी, इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इन इंडिया टू अ रेजिडेंट पे कौन सा सेक्शन लग जाता है, इन इंडिया टू अ रेजिडेंट पे कौन सा सेक्शन लग जाता है, सेक्शन 40A(1)(a). ठीक है, if the above three conditions are satisfied, the SAC, the payer is supposed to deduct the tax at source and deposit the same with the government within the time limit is specified by section 200 subsection 1। टीडीएस जमा करने की टाइम लिमिट क्या होती है, 200 सबसेक्शन 1। टीडीएस जमा करने की जो टाइम लिमिट होती है वो होती है सेक्शन 200 सबसेक्शन 1। क्या है ये टाइम लिमिट, आइए देखिए। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, इफ द अमाउंट इज डिडक्टेबल इन अप्रैल टू फेब। अगर अमाउंट ऑफ टीडीएस अप्रैल से फेब महीने में कभी भी डिडक्ट होगा तो आपको जमा करना है अगले महीने की 7 तारीख। यानी अगर टीडीएस डिडक्टेबल कब था, मई में था, तो 7 जून को जमा कीजिए। अगस्त में डिडक्टेबल था तो अगस्त का 7 सितंबर को, फरवरी का 7 मार्च को। लेकिन मार्च महीने का कब तक जमा करना है, मार्च महीने में आपको समय ज्यादा मिल जाता है। अगर टीडीएस आपका मार्च में कटना था तो 30 अप्रैल तक का समय मिल जाएगा। अब मार्च साल का आखिरी महीना होता है। आपको लगेगा ऐसा क्यों सर, हर महीने जो भी टीडीएस डिडक्टेबल होता है उसको हम अगले महीने की 7 तारीख को जमा करते हैं, लेकिन मार्च महीने का टीडीएस हमको क्यों सरकार ज्यादा समय दे देती है, कहती है 30 अप्रैल तक जमा कर लो, क्योंकि मार्च में आप अकाउंट्स क्लोज करते हो। ठीक है, तो जब मार्च में आप अकाउंट्स क्लोज करते हो तो बहुत सारे लोगों की पेमेंट आपको ड्यूरिंग द ईयर की होती है, जो आपने नहीं की है उसको भी आप अकाउंट फॉल करते हो। आप कहते हो ये पेबल है, ये पेबल है मेरा, आप करते हो कि नहीं। देखिए मोटा मोटी ज्यादातर एक्रूअल एंट्रीज जो होती है ना, एक्रूअल पेबल की एंट्री, वो 31 मार्च को ही होती है। एक्चुअल में जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर एक बिजनेस में साल भर में अगर 100 एंट्री हुई है पेबल की, तो मैं आपको बता दूं 100 में से लगभग 50 एंट्री तो हो सकता है सिर्फ 31 मार्च को हो रही है। हाँ, इतना होती है। ठीक है, 100 में से 25 एंट्री सिर्फ 31 मार्च एक ही दिन हो रही है। वो क्या होता है, बिजनेसमैन सोचता रहता है कौन कौन से पेमेंट करने हैं ड्यूरिंग द ईयर जो अभी तक हमने नहीं किए हैं, क्योंकि 31 मार्च को तो खाता क्लोज करना है ना, तो जितना पेबल है उन सब की एंट्री मारता है, राइट। तो सब पे तो टीडीएस काटना है, तो सिंस ज्यादा एंट्री होती है तो इसलिए सरकार समय आपको थोड़ा सा ज्यादा दे देती है कि भाई 30 अप्रैल तक आप उसको जमा कर दीजिएगा। आप खाते क्लोज कर रहे हो तो आप सोच सोच के बहुत सारी पेबल एंट्री मारोगे जिसपे आपको टीडीएस भी काटना है। तो आई होप 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट आपको याद हो गई। हर महीने का अप्रैल से लेकर फेब तक अगले महीने की 7 तारीख को टीडीएस जमा करना है। ठीक है, और मार्च महीने का टीडीएस जो है वो 30 अप्रैल तक जमा करना है। अब प्रश्न उठता है कि टीडीएस काटना कब है। ये तो हो गया जमा कब करना है, काटना कब है। When TDS is required to be deducted, टीडीएस काटना कब है, तो आप लिखेंगे ड्यू और पेमेंट whichever is earlier। हालांकि ये भी बात एकदम 100% सही नहीं है, 2-3 पेमेंट ऐसी होती है जहां पे पेमेंट पे ही टीडीएस काटना होता है। ठीक है, मैं ये सब बात पता है क्यों बोल देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बस यहीं पे आके स्टक हो जाए, लो ये सर ने क्या बोल दिया। हालांकि मेरे प्रोसीजर में तो यही है कि मैं आपको पूरी बात ना बताऊं एक बार में, वाई टू कंफ्यूज यू मोर।
ठीक है, पहले आपको जितना कॉन्सेप्ट सिखाना है वो सीख लें आप, ठीक है, लेकिन एट टाइम्स इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब बहुत सारे समझदार बच्चे वहीं पे ऑब्जेक्ट करेंगे और वहीं पे बताने लग जाएंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, यू सेड दिस लाइन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में मुझे ना मेंशन करना पड़ता है कि ऐसा नहीं भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कितनी अच्छी बात कि व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट विच इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट, व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट विच इज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट, तब आपको टीडीएस काटना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुरंत बता दो एक बात, नहीं तो अभी कहीं कोई समझदार होगा तो सिखा डालेगा मुझे भी, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता। बल्क परचेज के केस में एक प्रोविजन हम लोग वहां पे देखेंगे जहां पे अगर सामने वाले के लिए इनकम नहीं भी है तो भी बहुत नॉमिनल सा अमाउंट ऑफ टीडीएस काट लिया जाता है, बहुत छोटा सा होता है, वो भी बहुत बल्क वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हुआ है तब, उससे अभी अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, उसको अभी हम किनारे कर रहे हैं। तो टीडीएस कब काटना होता है? व्हेन इज द टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड? ड्यू अ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आप पे ड्यू का मतलब क्या होता है? आप पेबल की एंट्री करते हैं या पेमेंट की एंट्री करते हैं? ड्यू का मतलब हो गया आप पेबल की एंट्री कर दें और या आप पेमेंट की एंट्री कर दें। जो भी एंट्री आप पहले करेंगे उसी समय टीडीएस काटना है। एग्जांपल से समझाते हैं। रेंट इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ month and is paid on 5th of next month। इसका मतलब क्या हो गया? 31 जनवरी 2024 को हम रेंट ड्यू की एंट्री कराते हैं। चलिए कराइए। रेंट इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो एंट्री क्या होती है? रेंट ड्यू कराना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। कराइए, अभी नॉर्मल एंट्री कराइए आप हमको। रेंट इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल 31 जनवरी 2024। पे कब होता है? ये लास्ट डे ऑफ द मंथ को आपने एंट्री कर दी है। अब पे होता है अगले महीने की 5 तारीख को, तो ये पे होगा 5 तारीख को, 5 फरवरी 24। क्या एंट्री होगी? थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। रेंट पेबल डेबिट टू बैंक। अब टीडीएस किस दिन काटना है? जो आपने प्रोविजन पढ़ा मेरे साथ उसके हिसाब से टीडीएस किस दिन काटना है? व्हेन टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मान लेते हैं एक बार के लिए किराया है 50,000 रुपए का, ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस किस दिन काटना था? ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 31 जनवरी 2024 को ही। तो 31 जनवरी 2024 को आप रेंट का खर्चा तो 50,000 रुपये दिखाएंगे, लेकिन रेंट पेबल कितना होगा? 45,000 रुपये। 5,000 रुपये टीडीएस कट गया, 5,000 रुपये अब आपका टीडीएस पेबल हो गया। एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपके ऊपर, टीडीएस पे करना है आपको 5,000 का। आपको किराया नहीं पे करना है उसको 45,000, किराए का खर्चा 50,000 है, लेकिन हमारा पेबल 45,000 किराया होगा और 5,000 रुपये टीडीएस होगा, एज्यूमिंग कि रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। हालांकि रेंट पे तो 10% है भी, लेकिन मैं तो सारी कैलकुलेशन 10% पे ही करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी आपको रेट नहीं याद करा रहा, ठीक है। टीडीएस नाम का जो चैप्टर है वो एकदम आखिरी में आएगा, अभी बहुत समय बाद आएगा, जहां पे आप रेट वगैरह भी याद करोगे। अभी हमें टीडीएस नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं कि टीडीएस की नॉन कंप्लायंस अगर हो जाए तो पीजीबीपी का खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। हमको अभी रेंट का खर्चा अलाउड है कि डिसअलाउड है, बस उतने रेफरेंस के लिए टीडीएस पढ़ने की आवश्यकता है। क्या हम पूरा टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन सीख रहे हैं यहाँ पे? नो। इसीलिए बहुत सारी बात स्किप करते जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो अपना डिस्क्लेमर भी दे दे रहे हैं भाई कि नहीं, यहां पे कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे आप। अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो प्रोविजंस 90% ऑफ द केसेस में अप्लाई हो जाते हैं, 95% ऑफ द केसेस में अप्लाई हो जाएंगे। तो एंट्री होगी टीडीएस पेबल 5,000 रुपया, ठीक है। अब रेंट पेबल ये कितना, रेंट कितना देना है? ये तो मुझे 45,000 रुपये ही देना है। और जो ये टीडीएस पेबल ये कब देना होता है? अगले महीने की, जिसमें डिडक्टेबल है उसके अगले महीने की 7 तारीख। तो 31 जनवरी को अगर ये टीडीएस पेबल आया तो ये 7 फरवरी को पे होना होगा। अब 7 फरवरी को आप टीडीएस पे कर दीजिए, 7/2/24 को। ये आखिरी तारीख है, आप पहले पे कर देंगे तो और सुंदर बात है। ये लास्ट डेट है, इस पे करना ही पड़ेगा।
आया समझ में सबको? अगर ऐसा कुछ नहीं किए हो तो अब कहानी होगी रेंट के खर्चों के साथ, ठीक है, कि अब रेंट का खर्चा अलाउ होगा, डिसअलाउ होगा। तो यही है, पहले तो हमको एक्चुअल चीज समझनी होगी, तब तो हम जाएं लॉ पे, समझें कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, एक एंट्री और सीखेंगे आप, जिसमें इसमें खर्चा पहले ड्यू हुआ, बाद में पे हुआ। अब एक ऐसा कर लेते हैं जिसमें पे पहले हो रहा है, ड्यू बाद में हो रहा है, एडवांस में रेंट। अब इसमें कहते हैं सपोज रेंट ऑफ जनवरी 2024 इज पेड इन एडवांस ऑन 10 जनवरी 24। एक्चुअली पे करना कब होता है? अभी मैंने देखा कि पे करना होता है जनवरी का 5 फरवरी को, अगले महीने की 5 तारीख को किराया हम देते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है कि आपने जनवरी का किराया एडवांस में 10 जनवरी को ही दे दिया। तो एंट्री क्या होगी? चलिए पहले इसकी नॉर्मल एंट्री बताइए। 10 जनवरी को हम क्या एंट्री करेंगे? एडवांस पेमेंट करने की। हम करेंगे एंट्री एडवांस रेंट डेबिट टू बैंक। पहले अभी टीडीएस वगैरह को भूल जाओ, नॉर्मल एंट्री करो। क्या एंट्री होनी चाहिए? एडवांस रेंट डेबिट टू बैंक 50,000 रुपया। दूसरी एंट्री 31 जनवरी को ड्यू कराओगे। अब आप 31 जनवरी 24 को रेंट का खर्चा आएगा पिक्चर में, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, एडवांस रेंट से एडजस्ट हो जाएगा ये। देखो ये सब एंट्री तो आपको आती होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक अकाउंटिंग है, क्लास 11th में आप सीखते हो। अब बताइए टीडीएस किस दिन काटना है? ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू हो रहा है 31 तारीख को, लेकिन पे 10 ही तारीख को हो रहा है, तो 10 ही तारीख को टीडीएस कट जाना चाहिए था। तो यहां पे क्या होगा? टू टीडीएस पेबल होगा, और हम उसको कभी भी 50,000 रुपया नहीं देंगे, 45,000 रुपये देंगे, क्योंकि 5,000 रुपये हमको टीडीएस जमा करना है, ठीक है। अब ये रेंट डेबिट टू एडवांस रेंट, ये तो 50,000 रुपये से हो जाएगा, क्योंकि एडवांस रेंट तो 50,000 रुपये ही हम दिखाए हैं, ठीक है। अब आप 10 जनवरी था ना, तो 7 फरवरी को, अगले महीने की 7 तारीख को, 7/2/24 को आप टीडीएस जमा करेंगे, ठीक है। टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक 5,000 रुपया। बताइए आनंद आ रहा है आपको? ठीक है, टीडीएस काटना सीख लिया आपने, पे करना सीख लिया। तो दो चीजें आपने सीखी कि आपको टीडीएस काटना होता है नंबर 1, और दूसरा आपको पे करना होता है। काटना कब तक होता है? काटना कब है आपको? ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे कब करना है? अगले महीने की 7 तारीख को, लेकिन मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक हम जमा कर सकते हैं। अब यहां पे आइए, टीडीएस डिफॉल्ट। टीडीएस डिफॉल्ट, टीडीएस डिफॉल्ट ये किसके लिए है? टीडीएस डिफॉल्ट फॉर एक्सपेंस बीइंग डिसअलाउड इन पीजीबीपी। अगर आप टीडीएस का डिफॉल्ट करते हो तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है पीजीबीपी में। अब हम वापस से जाते हैं अपने नोट्स में और यहां पे ऐड करते हैं कि कितना डिसअलाउ हो जाता है एक्सपेंस, कितना डिसअलाउ हो जाता है। 40A1 में डिसअलाउ होता है 100%, यहां पे डिसअलाउ होता है खर्चे का 30%, और यहां भी डिसअलाउ होता है 100%। यानी आपको याद रखना होगा, रेजिडेंट इन इंडिया वाली पेमेंट अगर आप करते हो और आपका टीडीएस का डिफॉल्ट हो गया, टीडीएस का डिफॉल्ट मतलब टीडीएस से रिलेटेड गलती। क्या चीज टीडीएस से रिलेटेड करना होता है? अरे 2 काम करना होता है, काटना है टीडीएस, दूसरा जमा करना है टीडीएस। 2 ही चीज होता है बेटा, काटना है टीडीएस, जमा करना है टीडीएस। तो काटने में और जमा करने में आप कोई गलती की है तो ये टीडीएस का डिफॉल्ट है, ठीक है। अगर आपने टीडीएस का डिफॉल्ट किया तो हर सेक्शन में अलग अलग डिसअलाउंस है। खर्चे का कितना डिसअलाउ हो रहा है 40A1 में? 100%। 40A3 में भी 100%, क्योंकि ये दोनों सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए है, आउटसाइड इंडिया के लिए। रेजिडेंट इन इंडिया के लिए सेक्शन है 48(2), वहां पे डिसअलाउंस होता है 30%, ठीक है। जैसे यहां पे अगर हम कोई डिफॉल्ट कर दिए होते, यहां पे हम कोई डिफॉल्ट कर दिए होते और ये नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया का केस होता, तो किराए का खर्चा था 50,000 रुपया, 50,000 रुपया पूरा डिसअलाउ हो जाता, मेरी इनकम 50,000 से बढ़ा दी जाती।
अगर ये पेमेंट होती रेजिडेंट इन इंडिया को और यहाँ डिफॉल्ट हुआ होता, हालांकि अभी तो डिफॉल्ट हुआ ही नहीं क्योंकि हमने सही काट लिया, सही पे कर लिया अभी तो एंट्री में जो दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये केस कौन सा होता, मैंने बोला अगर ये रेजिडेंट इन इंडिया का केस होता तो 50,000 का 30% यानी कि 15,000 बस डिसअलाउ होता, ठीक है। आइए देखिए डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट में भी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। देखिए 2 ही कैटेगरी ऑफ डिफॉल्ट हो सकता है, काटने का डिफॉल्ट, जमा करने का डिफॉल्ट। काटने का डिफॉल्ट क्या है? टीडीएस टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, टैक्स कटना था, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, बट द एसएससी हैज नॉट डिडक्टेड इट ऑन द डेट इट वाज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड। जिस दिन कटना था आपने नहीं काटा तो ये डिफॉल्ट है। क्या बोलता है? कहता है टीडीएस कटना था और आपने उस दिन नहीं काटा जिस दिन टीडीएस कटना था, तो डिफॉल्ट है। मतलब ध्यान से समझिएगा वो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि टीडीएस कटना चाहिए था 31/1/24 को, इस क्वेश्चन में 31/1/24 को ना ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर जल्दी पे कटना चाहिए था, तो 31/1/24 को कटना चाहिए था। आपने 31/1/24 को भूल गए टीडीएस काटना, आप अगले ही दिन 1 फरवरी को टीडीएस काट लिए, चलेगा क्या? नहीं, डिफॉल्ट हो गया। इट हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द डेट इट वाज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड। डिफॉल्ट हो गया ऑन द डेट, ये नहीं कि काटे नहीं इसलिए डिफॉल्ट हो गया, जिस दिन काटना था उस दिन नहीं काटे तो डिफॉल्ट हो गया। 1-2 दिन बाद भी काट लिए तो भी डिफॉल्ट है। दूसरा, टैक्स इज डिडक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, टैक्स तो कट गया, क्योंकि अगर नहीं कटा टैक्स तब तो डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया, डिफॉल्ट हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बेटा ध्यान से समझिएगा, डिफॉल्ट नंबर 2 पे आप तभी आएंगे जब डिफॉल्ट नंबर 1 नहीं है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट नंबर 1 है तो डिफॉल्ट हो गया। अब आइए कंसीक्वेंसेस पे, अब कंसीक्वेंसेस पे आइए, अब डिसअलाउंस करेंगे अब आपका, ठीक है। तो डिफॉल्ट नंबर 1 नहीं है तब डिफॉल्ट नंबर 2 पे आने की आवश्यकता है। तो डिफॉल्ट नंबर 2 में हमेशा यही बोलेगा कि टीडीएस आपका कट गया, क्योंकि अगर टीडीएस ही नहीं कटा जिस दिन कटना था तो डिफॉल्ट नंबर 1 है। समझ में आ रही है बात? टीडीएस इज डिडक्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर but is not deposited on or before the due date of submission of return of income under section 139(1). और जमा नहीं हुआ अगले महीने की 7 तारीख बोल रहा है क्या? या 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट कौन सी है? ये सेक्शन 200 सबसेक्शन 1। क्या इस सेक्शन की टाइम लिमिट बोल रहा है? नहीं, कह रहा है रिटर्न जमा करने तक। रिटर्न कब जमा करना होता है मालूम है आपको? आइए बताते हैं आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24, यानी कि हम पढ़ रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25। ये पीरियड कौन सा होता है? ये 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 के बीच कमाई गई इनकम के लिए होता है। ये प्रीवियस ईयर है, 1/4/23 से लेके हम 31 मार्च 2024 तक जो भी इनकम कमाएंगे। अब इसका रिटर्न हमें सरकार को कब देना पड़ता है? इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है जिसमें आप पूरा इनकम कंप्यूट करके, टैक्स वैक्स कंप्यूट करके सरकार को जमा करते हो। तो ये सरकार को कब तक जमा करना होता है? असेसमेंट ईयर ये है, इस पीरियड में करना होता है। तो इस पीरियड में भी हालांकि एक स्पेसिफिक डेट है कि इस पीरियड में किस डेट तक करना है। अगर आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह लेते हैं, अगर आपको ऑडिट नहीं करानी है, नो ऑडिट, ठीक है, तो आपको जमा करना है 31 जुलाई 2024 तक। और अगर आपकी ऑडिट होनी है, ऑडिट बड़े टर्नओवर पे होती है, वो सब बाद में आप सीखेंगे। अभी बस इतना याद कीजिए कि अगर ऑडिट मेरी नहीं होनी है तो 31 जुलाई 2024 तक। अगर ऑडिट होनी है, ऑडिट मतलब मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरा चेक कराना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को, ठीक है, तो डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर 24। जैसे जिनकी ऑडिट नहीं होनी होती उनको 4 महीना मिलता है रिटर्न जमा करने के लिए। देखिए मार्च में पीरियड ओवर हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। और अगर आपकी ऑडिट होनी है तो 3 महीना और मिल जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि आप रिटर्न कैसे जमा करोगे? पहले तो आपको ऑडिट करानी है, तो भाई ऑडिटर भी तो कुछ समय लेगा, तो मोटा मोटी सरकार समझिए हो सकता है 2-3 महीना वो भी ले ले, तो 3 महीना और बढ़ा दो इसको रिटर्न जमा करने के लिए। अगर ऑडिट नहीं होनी है तो 4 महीना दे रहे हैं, ऑडिट होनी है तो 4 महीना और 3 महीना और बढ़ा के 7 महीना दे देते हैं। क्लियर है सबको? जैसे कंपनी को तो ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, ठीक है, तो कंपनीज का तो ऑडिट हो ही रहा होगा, तो फिर 31/10/2024 है। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये सब नहीं बताता क्योंकि दूसरे प्रोविजन को बता के अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो नो ऑडिट केस 31 जुलाई, ऑडिट केस 31/10/24, ठीक है। यानी अभी तक आप ये पढ़ रहे थे कि अगर अप्रैल में टीडीएस कटा है, अप्रैल में
डिडक्टेबल है टीडीएस, अप्रैल में टीडीएस डिडक्टेबल है, तो आपको कब तक जमा करना है? 7 मई तक। ये सेक्शन 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खर्च ये डिफॉल्ट नहीं है, अगर आप 7 तारीख को नहीं भी जमा करोगे तो आपका ब्याज शुरू हो जाएगा, ठीक है। 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट में अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा ब्याज शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारी पेनाल्टीज हो सकता है हमारे ऊपर लग जाए, लेकिन खर्चा डिसअलाउ नहीं हो जाता, ये डिफॉल्ट नहीं है। पीजीबीपी के लिए डिफॉल्ट क्या है? टीडीएस जिस दिन काटना था उस दिन नहीं काटे, या फिर आपने रिटर्न जमा करने तक टीडीएस जमा नहीं किया, ठीक है। जमा करने के लिए समय बहुत ज्यादा मिल जा रहा है। मान लीजिए ये ऑडिट वाला केस है हमारा, तो अप्रैल 2023 अप्रैल का हम टीडीएस कब तक जमा कर सकते हैं मालूम है आपको? 31/10/24 तक कर सकते हैं, यहां तक कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करने तक का समय। याद रहेगा सबको? चलिए आइए अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं हम। एक एग्जांपल कीजिए, आपको इस एग्जांपल में सिर्फ ये बताना है कि इज देयर एनी डिफॉल्ट, ठीक है। हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं सेक्शन 40A1 का, ठीक है। आइडेंटिफाई टीडीएस डिफॉल्ट। अब देख रहे हो कितने लेवल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो सेक्शन सही से समझे कि भाई सेक्शन अप्लाई कौन सा होगा, आपने याद है यहां पे आप मेरे साथ यही सीख रहे थे कि कवर्ड बाई विच सेक्शन, किस सेक्शन से कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स के जरिए ये सब समझा कि टीडीएस किस दिन कटता है। अब हम आपको क्या करेंगे, टीडीएस का डिफॉल्ट है कि नहीं है बस इतना आइडेंटिफाई करके आपको निकल जाना है, ठीक है। ड्यू किस दिन हो रहा है, पेमेंट किस दिन हो रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा किस दिन टीडीएस कटना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, किस दिन टीडीएस सच में कटा, ठीक है। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, किस दिन डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, डिफॉल्ट है कि नहीं है, और है तो कौन सा है, ठीक है। डिफॉल्ट भी दो तरीके का होता है, नंबर 1 नंबर 2, काटने का डिफॉल्ट, दूसरा होता है जमा करने का डिफॉल्ट, ठीक है। और ये हम लोग मान लेते हैं ड्यू डेट ऑफ आरओआई, डीडी ऑफ आरओआई हम लिखते हैं शॉर्ट में, ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ये मान लेते हैं 31/10/24 है, ठीक है। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ये सब सॉल्व कर रहे हैं। ड्यू डेट मान लीजिए 30/8/23 ड्यू हुआ है, इसकी पेमेंट हुई है 12/9/23 को, आपने टीडीएस काटा है 12/9/23 को, और टीडीएस काट के अगले महीने की 7 तारीख को आपने जमा भी कर दिया, तो 7/10/23 को आपने जमा कर दिया। कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या? चलिए वीडियो पॉज कीजिए और आंसर में लिख के बताइए टीडीएस डिफॉल्ट है कि नहीं है यहाँ पे। कैसे लिखेंगे आप आंसर? ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 पहले कर चुके थे हम लोग, ये वाला था एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 का केस 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का केस 1, एग्जाम्पल नंबर 2 का केस 1। डिफॉल्ट है? यस देयर इज अ डिफॉल्ट, यस देयर इज अ डिफॉल्ट, ड्यू ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों डेट में से जो जल्दी है टीडीएस उस पे कटना था, तो 30/8 पे कटना था, आपने गलत डेट पे काटा है, बस डिफॉल्ट हो गया। देखिए भाई डिफॉल्ट हो गया, अब आपका गलती हो गई आपसे। टीडीएस जिस दिन कटना होता है काटना उसी दिन होता है। डिफॉल्ट नंबर 1 है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 30/8/23 को आपको ड्यू कराना था, 12/9/23 को आप मतलब ड्यू इस दिन हुआ है, पे किया आपने 12/9 को, आपने 30/8/23 को टीडीएस काट लिया और जमा कर दिया आपने 20/10/23 को। देखिए टीडीएस जिस दिन काटना है वो कौन सी डेट है, आप देख लीजिए। एग्जाम्पल 2 केस 2 आंसर कीजिए।
कोई डिफॉल्ट है कि नहीं है? करिए करिए करिए, आपको भी ठीक लगेगा। अभी भी सोच रहे हो करें कि ना करें? अरे क्यों इतना शर्मा रहे हो, करो ना, पढ़ते हो ना, स्टूडेंट ही हो ना, करो। हाँ, जो टीचर वगैरह देख रहे हैं वो भले ना करें कमेंट में आंसर, उनके लिए चलेगा, नहीं तो पता चल जाएगा ना भाई कौन देख रहा है। ठीक है, अगर आप बच्चे हो आप आराम से करिए, कमेंट करिए, लेट मी सी। देखो ड्यू हुआ 30/8 को, 12/9 को पेमेंट हो रही है, तो ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्ली है, ड्यू पहले है, तो डेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस ड्यू के दिन हो गया, बहुत सही हो गया है। तो भैया डिफॉल्ट नंबर 1 से तो बाहर हो गए, अब डिफॉल्ट नंबर 2 तो नहीं है कहीं। पेमेंट कब तक हो सकती है बेटा? अरे इस डेट तक हो सकती है, आरओआई के डेट तक हो सकती है, 2024 तक हो सकती थी। यहां मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की कि टीडीएस काट के आपने अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं जमा किया है। 30/8 का टीडीएस 7 सितंबर तक होना चाहिए था। अरे वो सेक्शन 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट है, उससे ब्याज लगने लग जाता है उसके बाद, उससे टेंशन नहीं है, खर्चे की डिसअलाउंस नहीं होती है। 200 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट से खर्चे की डिसअलाउंस नहीं होती है। ठीक है, खर्चे की डिसअलाउंस की डिफॉल्ट अलग से बता रहा है, वो कहता है डिफॉल्ट क्या है, ये है टीडीएस का डिफॉल्ट, ये कंप्लाई ना करना डिफॉल्ट थोड़ी ना है, वो तो डेट बता रहा है। डिफॉल्ट है काटना जिस दिन था उस दिन नहीं काटे, और पेमेंट रिटर्न जमा करने तक नहीं किए, पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक नहीं किए, ये है डिफॉल्ट। तो अब ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक तो हो ही गया, तो कोई डिफॉल्ट नहीं है यार, दिस नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट, ये एकदम सही है, मस्त है एकदम। तीसरा, मान लीजिए आपको ड्यू कराना था 30/8, ड्यू आपने किया 30/8 को, पे आपने किया 12/9/23 को, डिपॉजिट आपने किया ही नहीं है, आपने डिडक्ट किया ही नहीं है, ड्यू इस दिन हुआ, पेमेंट इस दिन हुआ, आपने डिडक्ट किया ही नहीं है, लेकिन आपने जमा कर दिया, जिस दिन आपने पेमेंट किया उसी के अगले दिन जमा भी कर दिया टीडीएस 13/9/23 को, आपने टीडीएस काटा ही नहीं, जमा कर दिया लेकिन सरकार को दे दिया। क्या डिफॉल्ट है? हाँ डिफॉल्ट है, टीडीएस जिस दिन काटना था उस दिन काटना पड़ेगा, डिफॉल्ट है ये नहीं कि पेमेंट कर दिया अपनी जेब से तो फिर डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट है अभी भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको डिफॉल्ट अब समझ में आ गया है। Consequences if the tax is deposited subsequently। अच्छा, अब क्या है, दो गलती बता रहा था, ये था काटने की गलती और ये है जमा करने की गलती। अब कह रहा है अगर जमा लेट से हुआ, इफ टैक्स इज डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली, अगर लेट से काटे, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, मतलब लेट से काटे तो मतलब गलत, अगर काटे लेट से तो डिफॉल्ट हो गया, खत्म। लेकिन जमा आप लेट से भी कर रहे हो, कब तक समय दे रहा है? रिटर्न जमा करने तक, उसके बाद जमा किए। इस डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली का मतलब है डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, उसके भी बाद जमा किए, तब भी कुछ ना कुछ सुना रहा है, देखो क्या बोल रहा है। इफ द अबव एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड इन द करंट ईयर, अगर करंट ईयर में अलाउड नहीं हो पाया खर्चा, क्यों नहीं हो पाया होगा? क्योंकि भाई हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक नहीं जमा किए हैं, टीडीएस तो नहीं हो पाया मेरा अलाउ। तो डिडक्शन विल बी अवेलेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स विल बी पेड। तो कह रहा है कोई बात नहीं, आप जब पे करोगे ना तब अलाउ कर देंगे, अभी तो हम डिसअलाउ कर दिए, अभी आपने रिटर्न जमा करने तक इस साल आपने पे नहीं किया था टीडीएस, तो मैंने डिसअलाउ कर दिया, आपकी इनकम बढ़ा दी। फिर आप 4 साल बाद मान लीजिए वो टीडीएस जमा कर दिए, तो 4 साल बाद आपकी इनकम उतने से घटा भी देंगे। अभी यही 50,000 रुपए के किराए का टीडीएस आपने नहीं ना जमा किया था, तो 50,000 से आपकी इनकम बढ़ाए थे हम, 4 साल बाद आप इसका 5,000 रुपए का टीडीएस जमा कर दिए, तो आपकी इनकम वापस से 50,000 से कम भी कर देंगे। यानी जमा करने देर से भी जमा कर रहे हैं तो सरकार हमको देखिए कितना लीनियंट है, माफ कर दे रही है। एक तो जमा करने के लिए पहले ही हमको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक का समय दे दी है, तब तक तो कोई डिसअलाउंस कर ही नहीं रही है, और अगर उसके बाद हम कर रहे हैं तो भी सरकार कह रही है कोई बात नहीं, एक बार डिसअलाउ करेंगे लेकिन बाद में अलाउ कर देंगे तुमको।
लेकिन काटने वाली गलती पे एकदम माफ नहीं करनी, इतनी रिजिड, एक दिन भी डिले करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो डिफॉल्ट हो गया है तुम्हारा, डिसअलाउ कर देंगे। ऐसा क्यों? देखिए सरकार कैसे सोच रही है, मैं समझाता हूं आपको। जो पेमेंट मैं कर रहा हूं वो नॉन रेजिडेंट को कर रहा हूं या फिर आउटसाइड इंडिया को कर रहा हूं, ठीक है? तो सरकार हमसे करिए उसका टीडीएस काट समय पे जिस दिन काटना है। नहीं काटोगे ना तो धर के मारेंगे तुमको, एकदम खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, हमेशा के लिए माफ नहीं करेंगे तुमको, ठीक है? लेकिन मैंने उसका टीडीएस काट लिया और जमा नहीं किया तो सरकार के लिए टेंशन नहीं लेते हम। क्यों? क्योंकि राज अग्रवाल पैसा किसके पास है? उसके पास थोड़ी ना है, नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले के पास। तुम काट के रखे हो ना, तुम तो इंडिया में हो। हमसे ऐसे पूछिए, तुम तो इंडिया में हो ना राज अग्रवाल? हम हाँ हम तो हैं। तो तुम्हारा धर के दबोचेंगे सर और निकाल लेंगे पैसा कभी भी तुमसे, तो टेंशन नहीं है। देखिए होता क्या है, हम नॉन रेजिडेंट का अगर टीडीएस नहीं काटते हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाले का टीडीएस नहीं काटते हैं, तो सरकार कह रही है उसको पकड़ने हम कहाँ जाएंगे? हम सिंगापुर मलेशिया हम निकलेंगे क्या उसको टीडीएस उसका टैक्स लेने के लिए? अमेरिका निकलेंगे? हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। राज अग्रवाल तुमको ध्यान रखना है, ये अगर नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को पेमेंट कर रहे हो टीडीएस काटो सेम डे। अगर ये गलती की है तो बेटा जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे तुमको। लेकिन अगर काट लिए हो, जमा नहीं कर पा रहे हो, तो कह रही कोई टेंशन नहीं है बेटा, तुम्हारे पास ही ना 2 थप्पड़ मारेंगे कभी भी निकलवा लेंगे पैसा। तुम तो इंडिया में हो, सरकार को टेंशन नहीं है। कह रही तुम तो इंडिया में हो ना, पैसा तुम ही ना रखे हो, तुमसे तो निकलवा ही लेंगे। वो नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वाली की इनकम पे टैक्स बन रहा था, उससे निकलवाने में ना दिक्कत है, इसलिए काटने पे रिजिड है और जमा करने पे उतनी रिजिड नहीं है सरकार हमारी। थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आइडिया देने की कोशिश किया ताकि आपके दिमाग में बैठे कि भाई प्रोविजन क्यों इतना रिजिड हो जा रहा है डिडक्शन के लिए, ठीक है? अब एक केस किया हमने यहां पे, देखिए एग्जांपल में तीसरा वाला, कि मैंने टैक्स काटा ही नहीं लेकिन सरकार को तो दे दिया ना। सरकार को यही ना दिक्कत थी कि टैक्स नहीं मिलेगा, मैंने नहीं काटा, तो सरकार कह रही है भीख नहीं चाहिए, देनी तो पड़ेगी तुमको, लेकिन ये नहीं एहसान कर दिए मेरे ऊपर, गलती किए हो ना। क्योंकि सरकार जिसको गलती कहती है वो गलती होती है। ये नहीं कि सरकार के मुंह पे पैसा मार दिए 5,000 रुपया तो अब सरकार कह रही है अब तो मेरा मुंह बंद हो गया। नहीं, आज भी करी आएगी तुमको, कहेगी टीडीएस काटना था ना, काटे क्यों नहीं? बड़े रईस जाते बने हो, अपने मुंह 5,000 रुपया मार रहे हो मेरे मुंह पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसे तो देने ही पड़ेंगे बट स्टिल गलती आपकी माफ नहीं होगी, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, राइट? चलिए एक एग्जांपल करेंगे अब आप मेरे साथ। डेट ऑन विच टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। और ये कौन सी डेट होती है? टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, ड्यू ऑफ पेमेंट में से जो अर्लियर होगा वही डेट होती है। तो अब मैं यहां के क्वेश्चन की तरह ड्यू ऑफ पेमेंट नहीं बता रहा हूं, सीधे दे रहा हूं कि भाई किस दिन कटना चाहिए था। और एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन बताऊंगा फिर, एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन, किस दिन टीडीएस सही में कटा, ठीक है? फिर डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, टीडीएस किस दिन आपने डिपॉजिट किया। आप उसके बाद बताओगे हमें डिफॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप उसके बाद हमें बताएंगे प्रीवियस ईयर इन विच अलाउड, किस प्रीवियस ईयर में अलाउ होगा वो। टीडीएस काटना था आपको, मान लेते हैं 5 जुलाई 23 को, एक्चुअल डिडक्शन आपने किया 5 जुलाई 23 को, ठीक है? अच्छा, इसमें भी ड्यू डेट ऑफ आरओआई ये हो जाएगा 31/10/24। एग्जाम्पल 3 केस 1, डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, आपने डिपॉजिट कर दिया अगले महीने की 7 तारीख को ही मान लेते हैं, बहुत अच्छे हो आप, सब टाइमली कर रहे हो। कोई डिफॉल्ट है क्या? नहीं। किस प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा? प्रीवियस ईयर 23-24 में खर्चा अलाउ है आपका, प्रीवियस ईयर इन विच एक्सपेंस इज अलाउड, अलाउड है खर्चा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ डिसअलाउंस नहीं होगी बेटा।
टीडीएस काटना था आपको 5/7/23 को, काटे भी हो 5/7/23 को, लेकिन बहुत लेट कर दिए जमा करने में यार, तुम 5/4/24 को जाके जमा कर रहे हो। अब बताओ, जिस दिन काटना था उस दिन काटे हो ना? हाँ, जमा कब तक करना है? अरे रिटर्न जमा करने तक करना है यार, 31/10/24 तक कर सकते हैं, उसके पहले ही कर दिए हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। आइए तीसरा केस, तीसरा केस देखिए, मान लीजिए 31 मार्च 24 को आपको टीडीएस काटना था, आपने 31 मार्च 24 को टीडीएस काटा और जमा कर दिया 5/11/24 को। ठीक है, अब क्या होगा? डिफॉल्ट है कोई? डिफॉल्ट है कोई? डिफॉल्ट नंबर 1, टीडीएस जिस दिन काटना था उस दिन नहीं काटे, नहीं है। डिफॉल्ट नंबर 2, टीडीएस काट के रिटर्न तक जमा नहीं किए। हाँ, टीडीएस काट के रिटर्न तक हमने जमा नहीं किया है भाई, रिटर्न 31/10 की है, तो डिफॉल्ट नंबर 2 हो गया। लेकिन डिफॉल्ट नंबर 1 की माफी नहीं होती, डिफॉल्ट नंबर 2 की माफी मिलती है। डिफॉल्ट नंबर 1 में तो डिसअलाउ हो गया तो हो गया, डिफॉल्ट नंबर 2 में आपका अलाउ हो जाता है जिस ईयर में आपने पेमेंट की है। हमने पेमेंट किस ईयर में की है? 24-25 में, हमें 24-25 प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये भी तो 24-25 में ही पे हुआ था, इसके ऊपर वाला यहां क्यों 23-24 में अलाउ हो गया? बेटा 23-24 में अलाउ हो जाएगा ना, कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। अरे डिफॉल्ट होता है 2 वाला तब ना, पेमेंट जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में अलाउ होता है, डिफॉल्ट ही नहीं है। करंट ईयर का तो आप रिटर्न जमा करने तक तो अगले साल कर ही सकते हो, तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो करंट ईयर में ही अलाउ हो गया। डिफॉल्ट होता तब ईयर देखते हैं, अगर डिफॉल्ट हुआ है तो। चलिए बताइए जरा सा, 31/3/24 को टीडीएस काटना था, आपने काटा है 5/4/24 को और जमा भी कर दिया, कितने अच्छे हो, 5/4/24 को काटते ही जमा कर दिया सेम डे। कोई डिफॉल्ट है? हाँ, जिस दिन काटना था टीडीएस काटे कहाँ, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट नंबर 1। और ये डिसअलाउड हो गया, और एक बात बोलें इसके आगे लिखे डिसअलाउड फॉरएवर हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता है, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, अब ये डिसअलाउ हो गया, खर्चा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब आपके मन में ये आएगा कि सर टीडीएस मैंने काटा, टीडीएस मैंने गलत डेट पे काट दिया, अब मैं जमा भी कर रहा हूं तो भी डिसअलाउ हो जा रहा है, तो इससे अच्छा जमा ही ना करो भाई। एक डिफॉल्ट हो या 2 डिफॉल्ट हो जाए, बात तो एक ही है, खर्चा ही ना डिसअलाउ होगा तो डिसअलाउ हो जाने देते हैं, अब क्यों जमा कर रहे हैं? तो सर प्रैक्टिकली आपका एग्जाम्पल गलत है, बोलिए मुझे ऐसा। बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, तो मेरा डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट नंबर 1 हो गया और मेरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, इनकम ही बढ़ जाएगी ना, टैक्स ही ना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये टीडीएस नहीं जमा करोगे ना, तो यहाँ पे नहीं, पीजीबी पे नहीं पढ़ोगे, जब आप टीडीएस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको जेल भी हो सकती है। एक बात बताइए, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी इनकम बढ़ा दे सरकार, मेरा टैक्स मुझसे ज्यादा ले ले, ये मुझे चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जेल जाना पसंद करूंगा क्या? नहीं। इसलिए मैं टैक्स मैं टीडीएस जमा करूंगा, उसके बाद भी खर्चा मुझे डिसअलाउ नहीं हो रहा है, मैं दे रहा हूं टैक्स, उसके बाद भी सरकार कह रही है तुम सही दिन काटे नहीं थे राज अग्रवाल, छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम टैक्स जमा करो। हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, हमने टीडीएस जमा किया, उसके बाद भी खर्चा डिसअलाउ है, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरा टैक्स भी बढ़ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं ये जमा नहीं करूंगा तो यहां पे नहीं पढ़ने को मिलेगा, टीडीएस में आपको पढ़ने को मिलेगा, और वहां पे ये प्रोविजन है कि आपको जेल तक हो सकती है। ठीक है, तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, अब वो सब मत सोचिएगा, अभी जेल वेल परेशान ना होइएगा, अभी आप पीजीबीपी संभाल लीजिए, बहुत बड़ी बात है। चौथा, 5वां, 10/8/23 को आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस काटा ही नहीं, भूल गए, और आपको भूल गए तो आपको जब ध्यान आया तो आपने 2 दिन बाद ही 12/8/23 को टीडीएस जमा कर दिया। अब बताइए, डिफॉल्ट नंबर 1 है, डिसअलाउड फॉरएवर?
आपने देर से काटा, काटा ही नहीं, आप काटे ही नहीं, हुआ क्या ना, काटे ही नहीं का मतलब ये हुआ कि जितना ड्यू हुआ तब पूरा पे कर दिए, भूल गए, जो जितना ड्यू करा है उतना ही पे कर दिए, मतलब ड्यू कराते ही हम पे भी कर दिए थे सेम डे, हम भूल गए टीडीएस काटना, 2 दिन बाद याद आया अरे ये क्या गुनाह हो गया हमसे, हमने अपने पास से सरकार को जमा कर दिया टीडीएस, डिफॉल्ट हो गया, खर्चा डिसअलाउ हो गया आपका, आप जमा कर रहे हो ताकि दूसरे कंसिक्वेंसेस से बच सको, आप अपना बचाव करने के लिए किए हो, खर्चा तो डिसअलाउ हो ही गया। बताइए 10/8/23 को टीडीएस कटना था, आपने 10/8/23 को काट भी लिया, बड़ा अच्छा, पेमेंट ही नहीं किए हैं, तो डिफॉल्ट नंबर 2 हो गया, अभी आपका पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये खर्चा अलाउड तब होगा जब पेमेंट हो जाएगी, अभी अलाउड नहीं है, अभी डिसअलाउड है इस साल, डिसअलाउड, बट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जिस भी साल पेमेंट हो गई उस साल अलाउ हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं है यहां तक। आइए फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 201 सबसेक्शन 1, a deductor shall not be deemed to be an assessee in default even if he fails to deduct tax from sum paid to a non-resident if such non-resident discloses such income in his return of income and pays tax due on such income and a certificate from chartered accountant is furnished to this effect। ये क्या है? देखिए मैं टीडीएस काटना भूल गया था, लेकिन सामने वाले ने अपनी वो नॉन रेजिडेंट या पेमेंट आउटसाइड इंडिया जिसको भी मैंने की थी, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाई, सिंस उसकी इनकम इंडिया से आई थी तो उसने इंडिया में टैक्स भी दे दिया, मैं तो भूल गया था टीडीएस वगैरह काटना, लेकिन उसने इंडिया में टैक्स दे दिया। तो कहता है कि अगर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, मैंने पेमेंट की थी ना, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट बनवा लूं कि जिसको मैंने पेमेंट की थी वो बंदा इंडिया में टैक्स वगैरह जमा कर दिया, रिटर्न वगैरह जमा कर दिया, टैक्स भी जमा कर दिया है, तो कह रहा है मेरा डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और मैं बच जाऊंगा ये सबसे। लेकिन एक बात बताइए, जब आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ड्यू या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे टीडीएस काटना है, तो क्या उस समय आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि सामने वाला रिटर्न जमा करेगा नहीं करेगा? नहीं, तो आपको तो कंप्लाई करना ही है। ये तो लास्ट एंड में एक बचाव है कि अगर मान लो ये सब गलती हो गई तो तुम्हारा बैंड नहीं बजाया जाएगा अगर सामने वाला ईमानदार निकल गया, उसने अगर सरकार को टैक्स जमा कर दिया, लेकिन मुझे भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि भाई लिख के दो कि, तो वो भी सीए भी तो वेरीफाई करेगा कि उसने रिटर्न जमा किया है कि नहीं, टैक्स जमा किया है कि नहीं, वो सब चेक करेगा और फिर मुझे सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि भाई सब सही है, कोई टेंशन नहीं है, सामने वाले ने टैक्स जमा कर दिया, तो अब मैं डिफॉल्ट में नहीं कहलाऊंगा। तो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितनी इज्जत मिलती है, ठीक है। अगर सीए ने बोल दिया कि हाँ भाई उसने टैक्स जमा कर दिया तो मेरा डिफॉल्ट नहीं माना जाता, मैंने टीडीएस नहीं काटा तो भी मेरा डिफॉल्ट अब नहीं माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एग्जाम में आएगा ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो जो अभी मैंने आपके साथ किया वैसा होगा, किस ईयर में अलाउ होगा डिसअलाउ होगा ये सब बताइए आप, ठीक है। ये वाली बस थ्योरेटिकल लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये थ्योरेटिकल लाइन प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 19 आपके साथ देखेंगे, और इलस्ट्रेशन 19 में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न यहाँ पे 30 सितंबर लिखा हुआ है, उसको हम लोग 31 अक्टूबर मानेंगे, क्योंकि इस समय ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर है और नॉन ऑडिट वालों के लिए 31 जुलाई, तो इन्हीं दो डेट में से एक डेट ही लेना भी चाहिए हमें क्वेश्चन में, तो हम 31 अक्टूबर लेंगे डेट, ठीक है। किस दिन कटना चाहिए था, सपोज टू बी डिडक्टेड, डिडक्शन किस दिन हुआ, कब जमा होना चाहिए था 200 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, इससे कोई मतलब है आपको 200 सबसेक्शन, अरे उससे ब्याज और ये सब लगता है तो वो हमको क्या मतलब है यार, यहाँ तो एक्सपेंस अलाउड है कि डिसअलाउड है, हमको ये देखना है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। किस दिन टीडीएस जमा हुआ ये हमको मतलब है, और किस ईयर में अलाउ होगा। 26 को कटना था, 26 को कटा, बहुत सही। जमा कब तक हो जाए यार, 31 अक्टूबर 24 तक हो जाए, 1 सितंबर 23 को ही हो गया, हो जाएगा अलाउ 23-24 में। 26 को कटना था, 26 को कटा, जमा हो रहा है 1 अप्रैल 24 को, सही तो है यार, 31 अक्टूबर 24 तक कर सकते हो, अलाउ हो जाएगा 23-24 में। 31 मार्च 24 को कटना था, 31 मार्च 24 को कटा, सही है। जमा कब तक होना चाहिए, 31 अक्टूबर 24 तक हो सकता है, 30 अप्रैल 24 को ही हो गया, अलाउड है 23-24 में।
मार्च 20 को कटना था, मार्च 20 24 को कटा, ठीक है। जमा कब हुआ? 1 नवंबर 24। अरे ये गड़बड़ा गया, एक दिन से गड़बड़ा गया, 31 अक्टूबर 24 तक जमा होना था। कोई बात नहीं, डिफॉल्ट नंबर 2 है यहाँ पे, डिफॉल्ट नंबर 2 की माफी होती है, डिफॉल्ट नंबर 2 पे सरकार माफ कर देती है, कहती है बेटा कब किए? हम कहते हैं 24-25 में किए, क्या 24-25 में अलाउ हो जाएगा? चलो, यानी 23-24 में डिसअलाउ होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आप 23-24 में इनकम बढ़ा देंगे, 24-25 में वापस से इनकम कम कर देंगे उस खर्चे के अमाउंट से जिसके टीडीएस की बात हो रही है यहाँ पे। 16 तारीख को कटना था, 16 तारीख को काटे, जमा ही नहीं कियो, जमा नहीं कियो तो अभी अलाउ नहीं होगा। हाँ, जब जमा कर दोगे तो अलाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ नॉट डिडक्टेबल है, बाद में डिडक्टेबल हो जाएगा, अभी 23-24 में नॉट डिडक्टेबल है। 1 दिसंबर को काटना था, काटे ही नहीं हो ना, तो नॉट डिडक्टेबल है। और फॉर एवर नॉट डिडक्टेबल, यहाँ फॉर एवर लिख लीजिए, डिस अलाउड, ये फॉर एवर हो गया, ये तो गजब का गुनाह हो गया सरकार की नजर में, ठीक है। 10 जून को काटना था, 10 जून को काटे, 20 जुलाई 25 को जमा किए, देख लो 2 साल बाद जमा कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये 25-26 प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। 1 दिसंबर को काटना था, काटे ही नहीं, अरे काटे नहीं तब तो कांड हो गया। ये कह रहा है जमा कर दियो, अरे तो जमा कर देने से क्या होता है, जमा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। काटे नहीं हो, नॉट डिडक्टेबल, और नॉट डिडक्टेबल फॉर एवर हो गया, कभी भी अलाउ नहीं होगा, ये भी ध्यान लो, ठीक है। ये वाला नॉट डिडक्टेबल है, लेकिन ये डिडक्टेबल हो जाएगा व्हेन द पेमेंट इज मेड, डिडक्टेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 40A1। और मैं आपको बता दूं, ऐसे 3 सेक्शन एक साथ आपको पढ़ने थे, बट मैं आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगा। सेक्शन 40A1A और सेक्शन 40A3 भी आपको पढ़ना है। और ये सेक्शन देखिए, सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स अपने आप में एक डिफिकल्ट लॉ है, पीजीबीपी चैप्टर उसमें सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, और उसका मोस्ट डिफिकल्ट प्रोविजन आपने अभी अभी किया है, राइट। तो आपको कैसा लगा ये प्रोविजन, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज आई हैव टॉट यू द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स टुडे। ओके, विल स्टॉप हियर।